नहीं, एक तो बात ऐसी है कि वो होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि परिसीमन विरोध इसको आगे लिया कि हम उसको विरोध करते हैं। लेकिन हालांकि कांग्रेस का और उनकी इंडिया आघाड़ी जो है उनका विरोध था वो आरक्षण मोदी जी के माध्यम से मिलने के लिए था, लेकिन उन्होंने खुद भी नहीं दिया। जब इतने साल 10-10 साल वो सेंटर में रहे तो हर बार वो राज्यसभा में आया, राज्यसभा में मंजूर भी हुआ, लेकिन पार्लियामेंट में लाकर जिस तरीके से मोदी साहब ने एक पॉलिटिकल विल दिखाया, राजकीय इच्छा शक्ति, उस तरीके से तो उन्होंने नहीं कर पाए। और इसीलिए उनको एक मराठी में कहावत है कि कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, मतलब जो फॉक्स है उसको वो हमेशा खट्टा ही लगता है, उस तरीके से उन्होंने किया है। और उसके लिए उन्होंने जब उनको दिखा कि 2/3 मेजॉरिटी एनडीए के पास नहीं है, तब उन्होंने तुरंत मौका कर दिया। लेकिन 2023 में उनको वो पास करना पड़ा क्योंकि हमारे पास में मेजॉरिटी थी, वो मेजॉरिटी पर पास होने वाला था, इसके लिए उनकी हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि आप परिसीमन को वहाँ से निकाल दो। अगर परिसीमन को वहाँ से निकालना है तो 50 करोड़ से अगर जहाँ पे आबादी जो है वो 150 करोड़ तक आई है, तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को इंसाफ देना भी मुश्किल होता है, उनका काम करना भी मुश्किल होता है। एक एमपी उतना समय भी नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि परिसीमन होकर नई पुनर्रचना के बाद में ये हो। लेकिन जनगणना होने के लिए लेट हो रहा है, और ऐसी स्थिति में वो विलग करना, सेपरेट करना ज़रूरी था। इसके लिए नए रूप में वो पार्लियामेंट में लाया गया, और उसका हेतु इतना ही था कि आरक्षण लागू हो जाए और परिसीमन जो है वो प्रोसेस भी एक साथ साथ चले। और अगर वो बराबर हो जाता है 1-1.5 साल में, और उसमें भी हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, जो भी पार्टी है इंडिया में रजिस्टर्ड, सबके साथ में वो बात होती है, स्टेट में बात होती है, फिर मतदार संघ की पुनर्रचना होती है। 2009 में जब विधानसभा में पुनर्रचना हो गई तब हमने देखा, लेकिन 50 साल में वो परिसीमन नहीं हुआ है। तो इसके लिए इसमें समय नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को और लेट नहीं होना चाहिए। और जो मैंने कहा अभी कि अगर जेंडर पैरिटी के लिए रुकेंगे, समानता आने के लिए, तो 2063 तक समय जाएगा, मतलब और 10 पीढ़ियाँ उसमें अपनी ज़िंदगी जो है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मोदी जी का हेतु बहुत शुद्ध था, लेकिन इनको बहुत शॉकिंग ऐसे हो गया कि उसी समय इलेक्शन चल रहा है। अगर उस समय नहीं लाते थे तो दूसरे 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद और कोई इलेक्शन नज़दीक होता है। अगर दिसंबर में लाते थे तो बोलते थे बीएमसी चुन के आने के लिए कर रहे हैं। मतलब हर बात के लिए कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होता ही है जिसके बारे में वो अपना भाष्य कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये बिल किया है, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 2014 से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और 2019 के तुलना में 2024 में यहाँ पे लाडली बहना स्कीम लाई, तो महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब ने काम किया तो उसका एक फ़ायदा हो गया। हर जगह महिलाओं का परसेंटेज बढ़ गया। कई कई जगह पे तो 6%, 7%, 8%, अभी कला जी काम करती है चेंबूर में वगैरह, वहाँ हमने देखा कि 6% से 10% से वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। तो महिला ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए की तरफ खींच जाएगी, और इसलिए इसी मौके पे उनको आने में रोक देंगे नहीं तो और महिला इनकी ही चुन के आएगी। इसको सामने रखकर उन्होंने ये सब साजिश की है। लेकिन अभी तक देखेंगे पीछे मुड़ के तो कांग्रेस का यही रहा है कि शाहबानो के केस में भी उन्होंने ऐसे किया था। उन्होंने हर समय लोगों को एक झुलसाया कि हम आरक्षण लेंगे। इलेक्शन के पहले सोनिया जी मीटिंग लेती थी कि आरक्षण के लिए, और जैसे ही वो चुन के आता था उसके आखिरी सत्र में व्यापकगत होने के लिए, उसको निष्कासित होने के लिए वो लोग वोटिंग लेते थे, नहीं तो वोटिंग भी नहीं लेते थे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उनको ये मालूम हो गया है कि महिलाएं विश्वास उन पर करती है, क्योंकि सोनिया जी महिला है, लेकिन वो विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का काम वो हमेशा करते आए हैं, और वही उन्हें करने की कोशिश की। लेकिन उनकी जो साजिश जो है वो अगले दिनों में कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एनडीए ज़रूर कोशिश करेगी। और हम भी शिवसेना के माध्यम से महाराष्ट्र में हर जगह महिलाओं के जागरण, महिलाओं में जागृति करने वाले हैं। साथ ही बिहार के एक नेता हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि पप्पू सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि इस जहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार के हक की, वहाँ पर वो कहते हैं कि राजनीति में 80 से 90% जो महिलाएं हैं, कुछ भद्दा वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि उसके बाद ही वो राजनीति में आती है। आप कैसे देखती हैं बीइंग इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को, या फिर यूँ कहें कि उनके इस वक्तव्य को? मुझे लगता है वो महिलाओं के बारे में कहते हैं, तो मुझे लगता है जब महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था तो वस्त्रहरण करने वालों की गलती है उसमें, कि
कि जिसका वस्त्रवर्ण होता है उसकी गलती होती है, जो अत्याचार करने वाला है, जो उसको सरेंडर करवाता है, उस पर भी वो जिम्मेदारी है। वो तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति में होती है, तो उसके बारे में एक तो सभी महिलाएं इसी तरीके से आती नहीं है, बहुत ही वस्तु स्थिति छोड़ के वही बात है। दूसरी बात है कि जहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे शिंदे साहब जो है वो तो हर महिला को बहन करके बुलाते हैं, लड़की बहन, भाई है मैं उसका। तो इनके मन में अलग अलग तरीके से अगर यही विचार आता है तो मुझे लगता है उनका मन जो है, विचार जो है बहुत ही भद्दे है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इसी तरीक़े से महिलाओं की तरफ देखते हैं तो वो ये भूल रहे हैं कि वो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, वो पिता है, किसी के भाई है। तो ऐसी स्थिति में वो औरत जो है वो भी किसी न किसी की बहन है। इस तरीके के घर महिलाओं के तरफ तिरछी नज़र से देखने वाले जो है ना, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अभी तो नहीं है, अगर वो होते हैं, उनका कानून चलता था तो वो बराबर सबक मिलता था। लेकिन अब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले न्यायाधीश कुछ कम नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ संदर्भ लेकर काम होगा। लेकिन आप इनको इतनी प्रसिद्धि जो दे रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि इस तरीके से ये जो लोग हैं एकदम विकृत तरीके की मानसिकता रखने वाले, उनको सो तो बहुत होश आने वाला है कि मुझे इतना में पब्लिसिटी हो गई। लेकिन वो पब्लिसिटी जो है वो हीरो की पब्लिसिटी नहीं है, वो जीरो की पब्लिसिटी है। साथ ही आजकल भाषा को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, और 1 तारीख से, जैसा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है, 1 तारीख से जो टैक्सी ऑटो ड्राइवर हैं वो मराठी बोलना उनके लिए अनिवार्य होगा। कैसे देख रहे हैं आप? आपके पार्टी के ही सहयोगी हैं, उनके इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या बाहर से आने वाले जो प्रवासी हैं उनके लिए दिक्कतें कहीं ना कहीं और बढ़ जाएंगी? देखिए, फडणवीस साहब, शिंदे साहब और अजीत दादा पवार और अभी सुनेत्राताई पवार, सबकी वचनबद्धता जो है वो जो यहाँ के लोग हैं, भूमिपुत्र है, भूमि कन्या है, उनकी जो भाषा है मराठी, वो सबकी आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर कोई उधर जाता है बिहार में या यूपी में, तो हमारी ये अपेक्षा नहीं है कि हम मराठी में जाके बोलेंगे, उधर तो हम हिंदी बात ही करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मुंबई में आप आते हो तो मुंबई में काम करने वाले के जो बहुसंख्य लोग हैं उनकी भाषा समझने में कौन सा प्रॉब्लम है? यही जब रिक्शा वाला, उसका बेटा मेक्सिको में जाता है तो स्पेनिश सीखता है, साउथ में जाता है तो वहाँ के लोग जूते मार मार के इनको दूसरी भाषा पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो सब रोब चलता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है वोट बैंक का, और कुछ लोग इनकी वोट बैंक को गुमराह करने के लिए और उनको भड़का रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है, देखिए अयोध्या में राम है, राम प्रभु सबके हैं, तो यूपी के जो लोग हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हमको सम्मान मिलता है, यहाँ पे रोज़गार मिलता है। तो प्रताप जी सरनाइक साहब ने जो यहाँ पे अपेक्षा रख के कानून बनाने वाले हैं कि मराठी आना चाहिए, तो उसका उन्होंने सम्मान करना चाहिए। नहीं तो ये भी कभी नौबत आ सकती है कि इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। फाइनली जाते थे पहलगाम का जो 22 जो कि बड़ा ही दुखद दिन रहा है हमारे सबके लिए, बहुत सारी यादें हैं। क्या कहेंगी उस दिन के बारे में? क्या कुछ कहना चाहती, क्या भावना है आपकी? जैसे वो उस दिन वार्ता आ गई कि इतने लोग शहीद हो गए, तो बहुत ही हम विचलित हुए, दुखी हुए, और उसमें हर स्टेट के लोग थे। नए लोग जो शादी करके वहाँ गए हैं उनको भी यही सामना करना पड़ा कि बारात से निकले और एक खून की नदी में उनको सब बहुत बड़ा सदमा हो गया। तो हम तो संवेदना तो व्यक्त करते ही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं पूरे सभी फैमिलीज़ को मदद दी है। उसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, जिसमें इन लोगों को ठीक तरीके से सबक सिखाने के लिए काम हुआ है। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि देखिए TCS जैसी जगह पे ये जो एक मानसिकता है, मैं कहूँगी हर एक तो व्यक्ति वैसे नहीं है उस मजहब का, लेकिन जिन लोगों को इस तरीके की गंदी हरकत करने के लिए वो साजिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके पीछे और क्या है वो भी सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने लोगों के बारे में ईमानदारी रखते हुए अगर वो काम नहीं करेंगे तो कानून के दायरे में कभी ना कभी उनको सबक मिलने वाला ही है, ये भी स्पष्ट है। इसके जो परिवार है, जिनके घर के लोग चले गए, उनके साथ में मेरी हमदर्दी है। हमारे शिंदे साहब ने सब एक को मदद की है, मैंने भी मदद की है। उसके एक परिवार की जो लड़की है आशावरी, उनको भी नौकरी लगने के लिए अमित जी शाह है। उसमें समय लगता है, कभी कभी एक लोगों की अपेक्षा रखती है कि तुरंत होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक ये भी बनाना पड़ता है, पेपर्स भी अंदर उसमें कानून के अनुसार बनाने पड़ते हैं। लेकिन शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने बहुत कोशिश किया। शिंदे साहब तो हर महीने में इसका रिव्यू ले रहे थे और किस तरीके से वो आगे जाकर अच्छी उसको नौकरी मिल जाए कर रहे थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी
जिन्होंने लोगों को गंवाया है वो कभी उनको भूल नहीं सकते। लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि सभी परिवारों के साथ में हम ज़रूर हैं, और जो भी कोई कश्मीर में जाएगा तो वो जब लाल चौक में तिरंगा फहरने वाला दिखेगा, तब हर बार ये शहीदों की उन्हें याद आएगी।